हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरु धीरज दम्बीवाल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का प्रोज का चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंदर भारत के ग्लिम्पसेस दिखाए गए हैं। फर्स्ट, ए बेकर फ्रॉम गोवा। इस चैप्टर में गोवा के परंपरागत गांव का जो बेकर्स जो होते हैं, जिसका वहाँ के समाज में अभी भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, उसका इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। समय बीतने के साथ साथ किस तरीके से बेकर के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, इसकी झलक इस पाठ में बताई गई है। सेकंड चैप्टर हमारा है कुर्ग। कुर्ग भारत के कर्नाटक राज्य का एक कॉफ़ी उत्पादक एरिया है। यह मसूर और तटीय शहर मंगलोर के मध्य मार्ग में स्थित है। यह क्षेत्र वर्षा और मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इसका तीसरा और लास्ट पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। इस चैप्टर में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य आसाम का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। यह राज्य अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। इस अंश में, इस चैप्टर में प्रांजल आसाम का एक छोटा लड़का जो दिल्ली के एक स्कूल में राजवीर का सहपाठी है, और प्रांजल के जो पिता हैं वो ऊपरी आसाम में एक चाय बागान के प्रबंधक हैं, और प्रांजल और राजवीर को ग्रीष्मावकाश में अपने घर पर आमंत्रित करता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर में दिए गए हैं। अब इस ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और ट्री फ्रॉम आसाम चैप्टर को एनिमेटेड वीडियो के द्वारा इस चैप्टर में समझा गया है। तो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडिया में बेकरी सबसे ज्यादा फेमस कहाँ है? चलो आपको ऑप्शन देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गोवा या उत्तराखंड। आंसर मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा, पर सही आंसर जो है वो है गोवा। पता नहीं आप में से कितना का सही है, तो नीचे कमेंट करो। तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। इस चैप्टर के जो पोएट है लुकियो रॉड्रिगस, उनके जो एल्डर्स है, उन्होंने उन्हें कुछ बताया था गोवा के बारे में, समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल, जिसकी वजह से ये स्टोरी हमारे बुक में ऐड हुआ है और हमें ये स्टोरी पढ़ना है और बोर्ड में जाके एग्जाम देना है। तो उन्होंने क्या भौंका था, तो चलिए पढ़ते हैं। गोवा में कई सारे विलेजेस है और उस विलेजेस में बेकर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। गोवा में कई साल पहले एक पोर्टुगीज का राज था, यानी कि गोवा एक पोर्टुगीज स्टेट था, और उस स्टेट में जो बेकर्स थे, जो ब्रेड बनाते थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। तो यहाँ पे ये जो पोएट हैं, उनके जो एल्डर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि लोस को खाने वाले, उस समय ये जो ब्रेड्स थे, इन्हें खाने वाले अब तो जिंदा नहीं होंगे, वैनिश हो चुके होंगे, पर अभी भी यहाँ पे जो बेकर है वे अभी भी यहाँ पे काम करते हैं, और अभी भी इनके बेकरी में आग जल रही है जहाँ पे लोव्स ऑफ ब्रेड बन रहे हैं। अभी तक फायर एक्सटिंग्विश्ड नहीं हुआ है, यानी कि वहाँ पे आग नहीं बुझी है। अभी तक यहाँ पे ब्रेड बनाया जा रहा है और बेकर्स अभी भी काम कर रहे हैं। समय जो बेकर्स थे वो थर्ड और जिंगल जैसी साउंड निकालते थे। थर्ड मतलब थोड़ा कठोर टाइप साउंड निकालते थे। वो बहुत ही ट्रेडिशनल बेकर हुआ करते थे, और साथ में अपने बगल में बैम्बू भी रखते थे, बैम्बू स्टिक, जिससे वो आवाज़ निकालते थे, और हर दिन सुबह में उस रास्ता से जाया करते थे। हाँ, हो सकता है अब वो बेकर्स जिंदा ना हो, पर उनके बेटे, उनके सन्स और उनके पुश्तों अभी भी बेकरी चला रहे होंगे। और अभी भी इन बेकर्स को गोवा में पैडर कहा जाता है। पैडर जो था, बेकर्स को बोला जाता था, खासकर पोर्टुगीज लोग बेकर्स को पैडर बोलते थे। अब पोएट के जो एल्डर हैं वो उन्हें बता रहे हैं कि जब वे छोटे थे तो वो जो बेकर था वो वहाँ से हमेशा आया करता था और जाया करता था, और वो बेकर जो था वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन गया था उनका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंड। और वो जो बेकर था वो हर दिन 2 बार आया जाया करता था। मतलब एक बार तो सुबह में वो जाया करता था जब उसे अपना सामान बेचना होता था, और दूसरी बार जब वो शाम में वापस लौटते हुए आता था, जब उसका बास्केट खाली हो जाता था। और जब वो बेकर अपनी बैम्बू स्टिक से जिंगलिंग और थर्ड साउंड निकालता था तो हमारी नींद खुल जाती थी और हम तुरंत उठ के दौड़ जाते थे और उसके पास चले जाते थे ताकि हम उसे ग्रीट कर सके, यानी कि थैंक्स या धन्यवाद जैसा कुछ बोल सके। तो अब एल्डर्स सोच रहे हैं क्या हम
उस बेकर के पास इसलिए दौड़ के चले जाते थे क्योंकि हमें लोफ्स की लालच थी, हमें ब्रेड खाने की जल्दी थी। पर वो फिर खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, करें नहीं, वो कोई और ही रीज़न था। पोएट के एल्डर्स बता रहे हैं कि उनके भी जो एल्डर्स थे वे उन्हें ब्रेड लेने नहीं जाने दिया करते थे। एक्चुअली में उनके घर में जो मेड सर्वेंट होती थी वो जाती थी ब्रेड को लाने, और जब वे बच्चे जाते थे तो वो स्पेशली ब्रेड चुन के लाते थे, और वो ब्रेड लाते थे जो कि गोल शेप का होता था, क्योंकि वो जो गोल शेप का रहता था वो एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेड था और वो काफ़ी टेस्टी लगता था, स्वीट लगता था। और उस वक्त जो मेड सर्वेंट हुआ करती थी उसे पास्किन और बेस्टाइन भी कहा जाता है। उस समय जो बेकर्स थे वो एकदम म्यूजिकल एंट्री मारते थे सुबह में हमारे घर से जाते वक्त, क्योंकि वो झैंग झैंग साउंड प्रोड्यूस करते थे अपने बैम्बू स्टिक से। और फिर वो जब आते थे तो उनके हेड में बास्केट रहा करता था, और एक हाथ से वो अपने बास्केट को पकड़ते थे और दूसरे हाथ से अपने बैम्बू स्टिक को जो कि ग्राउंड में लगा हुआ रहता था, ताकि वे आवाज़ कर सके झैंग झैंग। और वो बेकर्स जैसे ही हमारे घर के पास आते थे और उतरते थे, अपने सारा सामान नीचे रखते थे, तब वो सबसे पहले हमारी जो औरतें होती थी घर की उन्हें विश करते थे, कहते थे गुड मॉर्निंग। और उस समय हम जो बच्चे थे हम ज़बरदस्ती उस बेकर के पास जाना चाहते थे, पर हमें ऐसा नहीं करने दिया जाता था। तब हम चुपके से साइड से जाके जो छोटी दीवार होती थी वहाँ से पीप करते थे, झांक के बेकर्स को देखा करते थे। पता नहीं ऐसा क्यों। पोएट के एल्डर्स बता रहे हैं कि हमें वो दिन बहुत ज़्यादा याद आती है, और हमें ये भी याद आती है जब हमें लोफ्स मिलता था तो हम तुरंत उसे खा लेते थे सुबह सुबह बिना ब्रश किए हुए। यार रियली बिना ब्रश किए हुए वो कैसे खाते थे? फिर पोएट के जो एल्डर हैं वो बता रहे हैं कि ब्रश करना बहुत ही हार्ड और मुश्किल काम होता था उनके लिए। वाह, ऐसा आदमी भी, क्या बोलूँ अब पोएट के एल्डर्स बोल रहे हैं कि ब्रश करने के लिए उन्हें जो ट्री के ब्रांचेस होते थे उसे तोड़ना पड़ता था, छोटे छोटे ब्रांचेस को, और फिर उससे लीव्स साइड किया जाता था। तो जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, उस समय के लोग दतवन जैसे दातुनों का इस्तेमाल करते थे ब्रश करने के लिए। उस समय उनके पास हमारी जैसी टूथब्रश नहीं थी। और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो जो एल्डर्स थे वो बोलते हैं, हालांकि उस समय वो छोटे थे, तो वो ये एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि टाइगर जो होता है वो कभी ब्रश नहीं करता, पर फिर भी उसके दांत कितने अच्छे होते हैं। और फिर वो बच्चे कह रहे हैं कि इससे बढ़िया हम चाय क्यों ना पी ले, चाय पीने से हमारी दांत ऑटोमेटिकली पूरी क्लीन हो जाएगी। इस बात पे तो यार ये GIF बनता है। पोएट के एल्डर्स बोल रहे हैं कि गोवा में जब भी मैरिज हुआ करता था तो अगर कोई मैरिज में एक बॉल ऑफ ब्रेड ना मिले तो वो मैरिज जो था वो मीनिंगलेस होता था, यूजलेस होता था। और अगर किसी की बेटी की एंगेजमेंट होती थी और उस दिन अगर कोई केक्स ना दे और साथ ही साथ ब्रेड की डिशेज ना दे तो वो एंगेजमेंट भी यूजलेस होता था। और क्रिसमस के टाइम में तो केक्स और कई सारे ब्रेड की डिशेज बनाए जाते थे। और इसी बात से हमें ये पता चलता है कि वो जो बेकर्स थे गोवा में उनका कितना इम्पोर्टेंस था। और उस समय के बेकर्स अपनी नी तक एक सिंगल ड्रेस पहनते थे और उस ड्रेस का नाम था कबाई। अच्छा छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली वो जो ड्रेस पहनते थे वो एक फ्रॉक हुआ करता था जो कि नीज तक आता था। अगर आपको जानना है कि वो कितना बड़ा होता था तो आप अपने 3/4 पैंट को ले लीजिए जो आपके नीज तक आता था। तो वही 3/4 पैंट और शर्ट के साथ एक सिंगल ड्रेस। और अगर इस तरह का ड्रेस कोई भी पहना हुआ दिखता था तो हम उसे बेकर समझते थे, यानी कि पैडर। तो मैंने आपको बताया पैडर किसे कहते हैं। पैडर उसे कहते हैं उस समय जब बेकर्स को पोर्टुगीज ने नाम दिया था, वो था पैडर। उस समय जब बेकर्स होते थे वो अपनी सैलरी बोल रहा हूँ, वो अपनी बिल मंथ के एंड में लिया करते थे। और हमारे जो एल्डर्स होते थे, मतलब एल्डर्स होते थे, वो वॉल में पेंसिल से लिख दिया करते थे कि कितना पैसा हुआ। जैसे हम अभी अपनी दूध की बिल करते हैं और हर महीने के लास्ट में हमें देना पड़ता है, उसी तरह से उस समय गोवा में ब्रेड की बिलिंग होती थी। वाओ, काश मैं उस समय वहाँ होता। पढ़ते अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ। तो आप लोग को लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ना है। बहुत सारे लोग तो भूल गए होंगे कि लाइक सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे लोग किए भी नहीं होंगे, शेयर तो दूर की बात। तो फिर से एक बार रिमाइंडर दे रहा हूँ। चलो क्या कर सकता हूँ, और तो कुछ कर नहीं सकता। तो चलो लास्ट पैराग्राफ बताता हूँ। बेकिंग जो था ओल्ड डेज में उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था, उससे बहुत ही कमाई हुआ करती थी, खासकर गोवा में।
और खासकर जो बेकर्स हुआ करते थे वो बहुत ही मोटे हुआ करते थे, और बेकर्स, उनके सर्वेंट और उसकी फैमिली हमेशा खुश रहते थे और हमेशा धनी रहते थे, और उन्हें कभी भी भूखा नहीं देखा जाता था। वो हमेशा पेट भर के खाए हुए दिखते थे, और वे एकदम जैकफ्रूट यानी कि कटहल जैसा दिखाई पड़ते थे। और अगर कोई भी आदमी कटहल जैसा दिखता था तो लोग उसे बेकार समझते थे। तो दोस्तों, मेरे इस कटहल से भी सुंदर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट से जाके आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलता हूँ, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि इस चैप्टर की पार्ट 2 में, कॉर्ग में। अब हम मिलने वाले हैं कॉर्ग में। और आज का चैप्टर है कुर्ग। उम्मीद है आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और खास करके घंटा दबाना ना भूलना, क्योंकि आगे से आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगी और आप एनिमेटेड वीडियोस तुरंत देख सकेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे राइटर हमारे बोल रहे हैं कि कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है, पर मैं पहले ये बता दूँ कि कुर्ग कोई कंट्री नहीं है, बल्कि ये एक जगह है जो कर्नाटका में लाई करता है। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भला राइटर क्यों बोल रहा है कि कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है। तो राइटर इसलिए बोल रहे हैं कि कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि कुर्ग जो जगह है वो दूसरी जगह से कैसे डिफरेंट है। और जो कुर्ग है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो दोस्तों कुर्ग जो है स्पाइसेस के लिए फेमस है और रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। स्पाइसेस मतलब जो हम अपने खाना में मिलाते हैं वो स्पाइसेस, वो वाले स्पाइसेस, ठीक है। तो अब राइटर बोल रहे हैं कि कुर्ग जो जगह है वो मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में लाई करता है, और कुर्ग जो है वो एक पीस ऑफ हेवन टाइप का है, यानी कि स्वर्ग टाइप का है। और कुर्ग जो है एक लगता है, राइटर को लगता है कि कुर्ग कोई गॉड ऑफ किंगडम के गॉड से टूटा हुआ एक पार्ट है। बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है कि कुर्ग का दूसरा नाम कोडागू भी है, और जो कि लाई करता है कर्नाटका में, जो मैं आपको बता दिया। और ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है कुर्ग के अंदर वो बेसिकली 30% है। कुर्ग के अंदर 30% ऑफ लैंड है वो है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। कुर्ग वैसे बहुत ही सुंदर जगह है, पर मानसून में काफ़ी कम लोग कुर्ग को विज़िट करते हैं, क्योंकि ये एक एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है और यहाँ पे इसलिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बारिश होती है। पर अगर आप सितंबर से मार्च तक इसे विज़िट करते हैं इस जगह को, तो ये काफ़ी परफेक्ट और जॉयफुल जगह है आपको विज़िट करने के लिए। कुर्ग में जब आप ब्रीथ करेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप कॉफ़ी को स्मेल कर रहे हैं। और कुर्ग जो जगह है वहाँ पे कॉफ़ी स्टेट्स और कॉलोनियल बंगलोज़, मतलब काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ घर बने हुए हैं, कॉफ़ी रखे हुए घर के अंदर। और कॉलोनियल बंगलो मतलब पुराने स्टाइल के बंगलो है वहाँ पे कुर्ग में। और वो सब बंगलो का जो छत है वो बेसिकली ट्रीज़ ऐसा शेप ले लिया है कि वो छत बन गया है। अब यहाँ हमारे राइटर को लग रहा है कि ग्रीस और अरेबिया से आए हुए लोग कुर्ग में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैं। तो यहाँ पे वो एक एग्ज़ाम्पल भी दे रहे हैं कि अलेक्जेंडर जब कई सालों पहले हमारी हिस्ट्री में अलेक्जेंडर जब कई साल पहले हमारे इंडिया आए थे, उनके साथ साथ काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ आर्मी भी आई थी, काफ़ी सारी आर्मी आई थी, और जो कि वापस नहीं जाने पाई थी अपनी कंट्री। तो वो लोग आके हो सकता है साउदर्न पार्ट में जब वो लोग रुके थे तो काफ़ी लोग हो सकता है कि वहीं पे सेटल कर गए हो, ऐसा राइटर को लग रहा है। अब राइटर को लग रहा है कि वो लोग जब वहाँ पे जाके सेटल हुए होंगे, अलेक्जेंडर और उनकी आर्मी जब उस एरिया में जाके सेटल की होगी कुर्ग में, तो वो लोग वहाँ पे लोकल्स मैरिज कर लिए होंगे, लोकल में मैरिज किए होंगे और वहीं पे जाके सेटल हुए होंगे, और उन्होंने अपना डिफरेंट कल्चर बनाया होगा। और अगर हम उन्हें नॉर्मली भी देखें तो वो बेसिकली पहने रहते हैं एक लॉन्ग ब्लैक कोट। और अगर हम उन्हें कंपेयर करें नॉर्मल हिंदू रिलीजन से, तो उनका स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। अगर हिंदू मेन स्ट्रीम को देखें, हिंदू रिलीजन को देखें, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। बेसिकली कुर्ग को हम कोडागो भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो कोडागो में रहने वाले लोग यानी कि कुर्ग में रहने वाले लोग को कुडावूज भी कहा जाता है। तो जो कुडावूज होते हैं हम उन्हें कैसे कह सकते हैं कि वो अरेबिया से आए हुए लोग से मिलते हैं। यहाँ पे तो राइटर बता रहे हैं कि कुडावू जो हैं वो लोग ब्लैक कोट पहनते हैं और साथ ही साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ बेल्ट पहनते हैं जो कि मिलता है अरब पीपल्स से।
दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कुर्ग के जो मेन थे वो काफ़ी लड़ाकू स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी पास्ट में काफ़ी सारी लड़ाइयों में, वार्स में हिस्सा ली थी। तो इसलिए वो अपने ग्रैंडसन को, बेटों को या फिर ग्रैंडसन को ये कहानी सुनाया करते हैं और इसे टेल्स ऑफ वेलोर भी कहा जाता है वहाँ पे, कि वो जब लड़े थे तो वो कैसे लड़े थे वगैरह वगैरह उसकी कहानी। और कुर्ग के जो लोग हैं वो काफ़ी हॉस्पिटेबल स्वभाव के हैं, यानी कि वो काफ़ी वेलकमिंग स्वभाव के हैं। वो अपने मेहमान के बहुत अच्छे से सेवा सत्कार करते हैं, वेलकम करते हैं। और कुर्ग के जो लोग हैं वो काफ़ी हाई पोस्ट, आर्मी के हाई पोस्ट में हैं। और इवन कि कुर्ग में जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग अलाउड है, वो लोग फायर आर्म्स कैरी करने का उनके पास लाइसेंस है, वो लोग नॉर्मली बंदूक लेकर चल सकते हैं। काश यार ये मुझे भी अलाउ हो जाए। चल कोई नहीं, अपना टाइम आएगा। हमारे इंडियन आर्मी के फर्स्ट जो चीफ ऑफिसर थे वो थे जनरल कुरियप्पा, जो कि एक कुर्गी थे। दोस्तों आपने एक नदी का नाम सुना ही होगा, कावेरी। वो कुरग से ही ओरिजिनेट करती है। और एक जगह है महासीर, वहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश पाए जाते हैं और वो भी कुरग में ही लाइक करती है। अब हमारे राइटर बता रहे हैं कि जो कावेरी नदी है उसके आसपास हमें ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि बर्ड्स, एनिमल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमें एक दिखने के लिए एक बर्ड मिल रहा है जिसका नाम है किंग फिशर, जो कि डाइव लगा रहा है मछलियों को पकड़ने के लिए। दूसरा हमें स्क्वेरल देखने को मिल रहा है जो कि फ्रूट्स को पेड़ से गिरा रहा है वाटर में, ताकि वो वाटर स्प्लैश का मज़ा ले सके। वाटर स्प्लैश मतलब वाटर की, पानी के छींटे का मज़ा ले सके। स्क्वेरल भी ना काफ़ी शरारती स्वभाव का होता है। और हमें वहाँ पे एलिफेंट भी देखने को मिल रहा है जो कि नहा रहे हैं और स्क्रब कर रहे हैं। स्क्रब कर रहे हैं, साबुन वाबुन लगा के नहा रहे हैं क्या? नहीं यार, यहाँ पे बोल रहे हैं कि माहूस जो एलिफेंट के केयर टेकर है वो एलिफेंट को नहला रहे हैं। वही मैं सोच रहा था कि एलिफेंट खुद से कैसे नहाएंगे, वो भी स्क्रब करेंगे। माहूस आपको पता है ना क्या है? माहूस जो होते हैं एलिफेंट के ऊपर बैठ के जो आते हैं आदमी, वो जो एलिफेंट को केयर टेकर होते हैं वो लोग को माहूस कहते हैं। अब हमारे राइटर बोल रहे हैं कि अगर कुर्ग में कोई ट्रेकर जाना चाहते हैं, यानी कि जो ट्रैकिंग व्रैकिंग करते हैं वो लोग जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो बहुत ही अच्छा जगह है, क्योंकि वो एडवेंचर करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। वहाँ पे राफ्टिंग होता है, रिवर राफ्टिंग होता है, रैपलिंग होता है, रॉक क्लाइंबिंग होता है, माउंटेन बाइकिंग होता है और वगैरह वगैरह काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती है कुर्ग में। इवन कि न्यूमरस काइंड ऑफ वॉकिंग ट्रेड्स भी होता है। यार मैं कभी ना कभी यहाँ ज़रूर जाऊँगा, पर अगर ये जगह मुझे पसंद नहीं आया तो भाई मैं राइटर के घर में कॉल लगा के पता नहीं उसे क्या क्या बोलूँगा। वैसे मुझे नहीं लगता ये भैया जी अभी जिंदा होंगे, पर इनके पोते परपोते तो होंगे, उन्हें तो कॉल लगा के बहुत सुनाऊँगा। और अगर मज़ा आया तो कुछ नहीं, ट्रीट दूंगा इनके पोते परपोते को। तो आगे बढ़ते हैं। अब राइटर बोल रहे हैं कि अगर आप वहाँ पे ट्रैकिंग करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आपको कंपनी देगी, आपकी मदद करेगी, आपके साथ चलेगी। और इवन की मैक्यूज, मेलेबर स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर्स लॉरिस वो आपको देखते रहेगी। इनकी फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए। हाँ, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वाइल्ड एलिफेंट से दूर रहें, ऐसा पोएट कह रहे हैं। वैसे जो काम आदमी मना करता है करने को, वो काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। चलो देखता हूँ क्या होता है। मैं प्लान तो कर रहा हूँ। मम्मी टिकट कटा लो क्या इधर कुर्ग का? हाँ हेलो, सुनते हो? बेलन टूट गई है, नया बेलन लेते हो? नहीं मम्मी रहने दो, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, वो तो मैं ऐसी मजाक कर रहा था। मैं बेलन लेते आऊँगा ना बाद में। अब राइटर बोल रहे हैं कि अगर आप वहाँ जाके ब्रह्मगिरी हिल्स में चढ़ेंगे तो आपको बहुत ही वाइड व्यू ऑफ लैंड देखने को मिलेगी, खाली जगह देखने को मिलेगी। और अगर आपको निसर्गधाम जाना है जो कि 64 एकर्स ऑफ आइलैंड में बना हुआ है, अगर आपको उस जगह को जाना है तो आपको एक रोप को पार करते हुए जाना पड़ेगा, रोप वाली ब्रिज को पार करते हुए जाना पड़ेगा। और अगर आप बुद्धिस्ट मॉन्क से रिलेटेड कोई जगह जाना चाहते हैं तो आप एक जगह जा सकते हैं जिसका नाम है बालकम, जो कि एक बोनस होगा आपके लिए अगर आप कोई घूमने की जगह ढूंढ रहे हैं कुर्ग में जाने के बाद। अगर आप और भी कुछ सरप्राइज देखना चाहते हैं कुर्ग में जाके तो आप देख सकते हैं मॉन्क्स को, जो कि रेड, ऑरेंज और येलो रोप्स पहने हुए दिखेंगे। रोप्स उनका ड्रेस होगा शायद। जिन्हें जिन्हें पता वो कमेंट करके बताओ कि क्या रोप्स का मतलब उनका ड्रेस है। और अब एंडिंग लाइन में हमारे जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि उन मॉन्क्स को देखना
हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया है, यानी कि मॉन्क को देखना इंडिया की दिल और आत्मा है। ये वाला लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर इस तरह से हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल का आइकन तो ना ही भूलिएगा दबाना। तो दोस्तों चलता हूँ, बाय बाय। अगले वीडियो में मिलेंगे। फ्रॉम असम। इस चैप्टर में एक लड़का है जिसका नाम है प्रांजल, जो कि राजवीर के साथ दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। प्रांजल का घर असम में है और प्रांजल के पिता मैनेजर है टी गार्डन में, और प्रांजल के पिता उसे समर वेकेशन में अपने घर आने के लिए बुला रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यार एनिमेशन थोड़ा फास्ट हो सकता है, तो कृपया करके ऊपर की 3 डॉट से वीडियो थोड़ा स्लो कर ले। एक वेंडर है जो कि चिल्ला रहा है, चाय गरम, गरम चाय। और फिर वो वेंडर खिड़की के पास आता है, विंडो के पास आता है और कहता है, चाय साहब। तो प्रांजल कहता है, 2 कप दे दीजिए। इस वक्त प्रांजल जो है वो ट्रेन में बैठा हुआ है, वो अपने राजवीर के साथ अपने घर जा रहा है। उस कंपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे हैं सभी के सभी गर्म चाय पी रहे हैं। फिर राजवीर प्रांजल से पूछता है, क्या तुम्हें पता है हमारे पूरे वर्ल्ड में 8 करोड़ कप्स ऑफ टी हर दिन पिया जाता है। फिर प्रांजल कहता है, व्यू, चाय इतना पॉपुलर है। यार ये यहाँ पे व्यू क्यों बोल रहा है, वाव बोला जाता है। सच में कितने गधे लोग हैं। उसी समय ट्रेन वहाँ से खुल जाती है, स्टेशन से ट्रेन खुल जाती है और प्रांजल अपने डिटेक्टिव बुक को पढ़ना शुरू कर देता है। राजवीर को भी ये डिटेक्टिव बुक्स, डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ना काफ़ी पसंद था, पर उस समय वो सीनरीज़ को देख रहा होता है, बाहर की सीनरीज़ को देख रहा होता है। राजवीर को वहाँ चारों तरफ ग्रीन ग्रीन सारी जगह ग्रीनरी दिखाई दे रहा होता है। वो आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी कभी नहीं देखा होता है। राजवीर को चारों तरफ सॉफ्ट पैडी ग्रीन फील्ड्स दिख रहे होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे टी के बुशेस होते हैं। प्रांजल जो कि बचपन से ही टी गार्डन देख रहा होता है, क्योंकि वो असम में रहता है, उसके जो पापा होते हैं वो टी गार्डन में मैनेजर होते हैं, तो इसलिए वो इस एक्साइटमेंट को ज़्यादा गौर नहीं करता है। और फिर वो कहता है कि जो इंडिया है ये तो टी कंट्री है, और यहाँ पे काफ़ी सारे टी प्लांटेशन तुम्हें देखने के मिलेंगे। तुम अपने लाइफ टाइम काफ़ी सारे टी गार्डन को देख सकते हो। पर राजवीर फिर भी एक्साइटेड रहता है, और फिर वो कहता है कि मैं टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ, और आज तक इस दुनिया में किसी को नहीं पता कि टी कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ है। पर इसके पीछे बहुत सारे लेजेंड्स लिखे गए हैं। लेजेंड्स यानी कि बहुत पुरानी स्टोरीज़। उन सभी पुरानी कहानियों में से राजवीर एक कहानी को लेता है और कहता है कि बहुत समय पहले एक चाइनीज़ एम्परर थे जो वाटर को बॉईल कर रहे थे, पानी उबाल रहे थे, और तभी कुछ पत्ते उस पानी के अंदर जाके, उस पॉट के अंदर जाके गिर जाते हैं, और अचानक से उस पानी के अंदर कुछ चेंजेस होता है। एक डिलीशियस फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और कुछ समय बाद ये पता चलता है कि वो जो पत्ते थे वो कोई और पत्ते नहीं बल्कि टी लीव्स थे। पर प्रांजल रिप्लाई देता है और कहता है कि नहीं, तुम मुझे कुछ और स्टोरी बताओ, क्योंकि तुमने तो कहा इसके बारे में बहुत सारे लेजेंड्स हैं, बहुत सारी पुरानी स्टोरीज लिखी गई है, तो तुम मुझे कोई और दूसरी कहानी बताओ। अब राजवीर दूसरी कहानी सुनाता है, और ये कहानी इंडिया के बारे में होता है। एक लेजेंड, एक आदमी, एक बुद्धिस्ट थे जिनका नाम था बुद्धि धर्मा। वो उन्हें नींद आती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आईब्रोज को काट दिया था। यार किसी को नींद आएगा तो वो अपना आईब्रोज क्यों काटेगा। सच में ये बंदा बहुत बड़ा लेजेंड है। आगे और सुनो। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, यानी कि उनके कटे हुए आईब्रोज से 10 टी प्लांट जनरेट हो गए थे, और बाद में लोग उस वो जो टी प्लांट थे उसे डाल के, हॉट वाटर में डाल के पिया करते थे अपनी नींद भगाने के लिए। राजवीर की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, वो फिर अपनी तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं टी सबसे पहले चाइना में पिया गया था अबाउट 2700 BC के आसपास। अब राजवीर एक्सप्लेन करते हैं ये जो टी है, ये जो चाय है, देखो चाय वर्ड जो है चाइनी, ये चाइनीज़ से आया हुआ लगता है। हमारे जो यूरोपियन कंट्री है इसमें तो चाय 16th सेंचुरी में आया था, और वहाँ पे 16th सेंचुरी में पिया गया था। और यूरोप में तो चाय को एक मेडिसिन के जरिए जैसे ट्रीट किया जाता था, पिया जाता था। और मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ा रहा हूँ, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। उसमें भी कुछ इसी तरह की कहानी है। राजवीर की ये 3 कहानी ख़त्म होने के बाद ट्रेन मरीनी जंक्शन में जाके रुकती है,
और तभी राजवीर और प्रांजल अपना लगेज उतारते हैं और फिर उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म से निकलने की कोशिश करते हैं। प्रांजल के पेरेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर राजवीर और प्रांजल दोनों ढेकियाबरी की ओर बढ़ने लगते हैं, मतलब उन्हें उनके पेरेंट्स लेके जाते हैं। फिर टी गार्डन, ढेकियाबरी में जो टी गार्डन होता है वो प्रांजल के फादर मैनेज करते थे। वैसे यार ये ढेकियाबरी ही है ना, क्योंकि नाम कुछ ऐसा ही लग रहा है, ढेकियाबरी। उम्मीद करता हूँ मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा तो कमेंट कर देना। 1 घंटा कार में बैठने के बाद वे लोग मेन रोड क्रॉस करते हुए एक कैटल ब्रिज को पार करते हुए ढेकियाबरी टी स्टेट पहुँचे। उन दोनों को दोनों साइड, रोड के दोनों साइड टी बुशेस दिख रहे थे, वो भी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा और एकदम सेम हाइट के। कुछ लोग प्लास्टिक एप्रॉन्स पहने हुए, प्लास्टिक एप्रॉन्स एक ड्रेस होता होगा शायद, जो लोग टी बुशेस को तोड़ते हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा। वे लोग प्लास्टिक एप्रॉन्स पहने हुए टी लीव्स को तोड़ रहे होते हैं कुछ लोग। फिर प्रांजल के जो फादर होते हैं वो अपने कार को स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि एक ट्रैक्टर पास हो रहा रहता है जिसमें पूरा टी के लीव्स लदे हुए रहते हैं। अब राजवीर पूछता है कि अभी छोटे छोटे टी लीव्स उग रहे हैं, क्या ये स्प्राउटिंग पीरियड है? क्या ये वही समय है जब टी लीव जो होते हैं वो उगना शुरू करते हैं? मिस्टर बरुआ, यहाँ पे मिस्टर बरुआ प्रांजल के डैड का नाम है। फिर राजवीर कहता है क्या ये वही सीज़न है जो मई से जुलाई तक लास्ट करता है और इस वक्त बेस्ट टी निकल के आता है? फिर प्रांजल के डैड यानी कि मिस्टर बरुआ कहते हैं कि हाँ ये वही पीरियड है, तुमने तो काफ़ी अच्छी होमवर्क करके रखी है। फिर राजवीर कहता है हाँ पर मिस्टर बरुआ मैं चाहता हूँ कि जब तक यहाँ मैं रहूँ तब तक मैं टी के बारे में सब कुछ जान लूँ, सब कुछ या ज़्यादा से ज़्यादा। यार वीडियो के एंड में अगर मुझसे कोई टेक्निकल एरर्स हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपको कोई और वीडियोस देखनी है तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। इससे पहले की सारी चैप्टर्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो जाओ और जाके जल्दी से देख